तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं प्रियंका राय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गेहूं की फसल में कीट नियंत्रण के उपाय। सब्जियों की करें उन्नत तकनीक से स्वस्थ पौध तैयार। अपने राज्य में सिंचित क्षेत्रों में गेहूं की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और इस साल समय समय पर मवाट होने के कारण गेहूं की फसल काफी अच्छी है, लेकिन इस फसल को कुछ कीटों द्वारा भारी नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसका सीधा प्रभाव फसल की पैदावार पर पड़ता है। तो इस नुकसान को देखते हुए गेहूं की फसल में लगने वाले कीटों का नियंत्रण आप कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर रविंद्र प्रसाद। तो गेहूँ, जैसा कि अब हम सभी जानते हैं कि धान के बाद सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न की फसल में गेहूं का बहुत ही प्रमुख स्थान है। तो इस गेहूं की फसल में भी कई तरह के हानिकारक कीड़े लगते हैं। तो उन कीड़ों में पहला स्थान दीमक का है, जो कि गेहूं के अकुरते हुए अवस्था में या नवजात पौधों को ज़्यादा नुकसान करते हैं। और इसी से मिलता जुलता एक कीड़ा खास करके भारतवर्ष के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इलाके इत्यादि में, राजस्थान में, वहाँ कटवर्म जिसे कटोई कीट कहते हैं, इसका भी प्रकोप होता है, जो नवजात पौधों के जड़ों को काट करके बर्बाद कर देता है और पौधा का संख्या बहुत घट जाता है प्रति इकाई क्षेत्र में। तो दोनों कीड़े नवजात पौधों को के जड़ों को खाते हैं और नुकसान करते हैं, जिससे पौधा का जो घनत्व होना चाहिए प्रति इकाई क्षेत्रफल में वो काफ़ी कम जाता है और परिणाम यह होता है कि उपज में काफ़ी कमी आती है। दीमक पॉलीफेगस कीट होता है। यह सभी फसलों को बर्बाद करता है। दीमक भूमि के अंदर बीजों, अंकुरित पौधों को चट कर जाती है। कीट जमीन में सुरंग बनाकर पौधों की जड़ों को भी खाते हैं। प्रकोप अधिक होने पर ये तने को भी खाते हैं। इसके अलावा कुछ बढ़ जाने के बाद जब मौसम ठंडा पड़ जाता है, बदली छा जाती है, कुहासा या कोहरा का वातावरण होता है, तो इस परिस्थिति में लाही का प्रकोप भी होता है। तो लाही जो कीड़ा है वो पौधों के पत्तियों के या कोमल भागों से रस चूसने वाले कीड़ा है, जो समूह में वास करते हैं, छोटे छोटे कीड़े हैं। तो उसके रसों को चूस करके पौधों को कमज़ोर कर देते हैं। यही जो हम अभी कीड़ा जिसकी गिनती किए हैं, चर्चा किए हैं, यही सब कीड़ा गेहूं के लिए हानिकारक है और इन्हीं कीड़ों के आक्रमण से हमें गेहूं को बचाना है ताकि हमें भरपूर उपज मिल सके। फसल में एकीकृत कीट नियंत्रण के लिए सबसे पहले साफ
उपयुक्त एवं प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए और बोने से पहले बीजों को कीटनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए। गर्मियों में खेत की गहराई जुताई करके मिट्टी में मौजूद कीड़ों, बीमारियों और खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। खाद तथा अन्य तत्वों की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। खेतों से फसल अवशेषों का हटना तथा मेढ़ों को साफ रखना चाहिए। सही फसल चक्र अपनाना अर्थात एक ही फसल को उसी खेत में बार बार नहीं ले, इससे कई कीड़ों और बीमारियों का प्रकोप कम हो जाता है। यांत्रिक नियंत्रण की बात करें तो कीड़ों के अंड समूहों, प्यूपों तथा वैक्सों को इकट्ठा करके नष्ट कर दे। रोगग्रस्त पौधों तथा उनके भागों को उखाड़कर जला दे। खेत में जगह जगह पर बांस खुड़ियां लगाएं, जिससे पक्षी कीड़ों को खाकर नष्ट कर सके। मित्र कीटों का संरक्षण करें। प्रकाश प्रपंच की सहायता से रात को कीड़ों को आकर्षित कर नष्ट करें। कीड़ों की निगरानी और उनको आकर्षित करने के लिए फेरामोन ट्रैप का प्रयोग खेत में करें। सफेद मक्खी व तेल के नियंत्रण के लिए येलो स्टिकी ट्रैप का प्रयोग करें। कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में कीटों की रोकथाम के लिए नीम से बने कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। अगर कीटों की संख्या अधिक हो और जैवनाशी से नियंत्रण नहीं हो पा रहा हो, तब रासायनिक कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं जो जड़ क्षेत्र में कीड़ा लगता है। जैसा कि ये बता चुके थे हम कि दीमक, गुजिया विविल और कटवर्म यानी कटुई कीट से बचाने के लिए बीजोपचार किया जा सकता है। इसी के अलावा मिट्टी का उपचार भी किया जा सकता है। उसके लिए आधा लीटर से लेकर के 1 लीटर इमिडाक्लोपीड को 20 किलो सूखे बालों में मिला करके बुआई के ठीक पहले, अंतिम जुताई के बाद या ठीक पहले अगर हम बिखेर दें मिट्टी में, तब उसकी बिजाई करें और बाद में हल्की सिंचाई कर दें, तो ऐसा करके भी जो जड़ क्षेत्र में कीड़े लगते हैं, दीमक, कटुई कीट और गुजिया विविल, तीनों का नियंत्रण हो जाएगा। और बाद में जब पौधे बढ़ते हैं और परिस्थिति अनुकूल हो जाती है लाही के लिए, तो लाही का आक्रमण होने पर, हालांकि लाही का आक्रमण बहुत कम मात्रा में होता है, बहुत कम, उसकी तीव्रता बहुत कम होती है, नुकसान नगण्य होता है, लेकिन कभी कभी इसकी तीव्रता बढ़ भी सकती है। तो अगर तीव्रता लाही की आक्रमण की तीव्रता बढ़ जाए तो उस परिस्थिति में इमिडाक्लोपीड नामक तरल कीटनाशी का 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके इसका छिड़काव करें खड़ी फसल पर। तो ऐसा करके लाही से होने वाले नुकसान को आप रोक सकते हैं। तो हम जैसा कि आपको अभी बता चुके हैं, इन सारी बातों को अमल में लाते हुए, प्रयोग में लाते हुए आप प्रयोग करेंगे तो गेहूं में जो नुकसान होता है हानिकारक कीटों से, उसको रोक सकते हैं और गेहूं की फसल से भरपूर उपज ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से तुरंत कोरोना जांचों की संख्या बढ़ाने को कहा है। देश में पिछले 24 घंटे में 2,38,000 नए केस सामने आए। कुल एक्टिव केस की संख्या 17 लाख से ज्यादा हो गई। वडोदरा में कोरोना की तीसरी लहर जानलेवा होती जा रही है। बीते 24 घंटे में पहली बार 9 लोगों की कोरोना से मौत हुई, वहीं 9,711 लोग संक्रमित पाए गए। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश में लगभग सभी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में जो किसान सब्जियों की पौध लगाने की सोच रहे हैं, वे किसान सब्जियों की यदि उन्नत तरीके से पौध तैयार करें तो बीज जमाव में आने वाली समस्याओं से तो बच ही सकते हैं।
साथ ही स्वस्थ पौध भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें अपने स्तर पर उन्नत तकनीक से सब्जियों की पौध तैयार, आइए जानते हैं कृषि विश्वविद्यालय कोटा के सहायक आचार्य डॉक्टर RK यादव से। नर्सरी मैनेजमेंट में हम बात करें तो आजकल हाईटेक नर्सरी जो है वो जिसको हम कहते हैं कि संरक्षित या प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स में जो हम नर्सरी तैयार करते हैं उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स जैसे कि आपका शेडनेट हाउस है, पॉली हाउस है, उसमें हम नर्सरी तैयार करते हैं। इसके अलावा जो कंटेनर्स होते हैं, कंटेनर जिनको हम कहते हैं प्रो ट्रे कह लीजिए या प्लग ट्रे कह लीजिए, वो हम इसमें जनरली जो सब्जियों की जो पौध तैयार करते हैं उसके लिए ये है। जो प्रो ट्रे होती हैं वो अलग अलग साइज की और अलग अलग नंबर ऑफ सेल्स आते हैं, यानी कि 50 सेल की भी प्रो ट्रे होती है। जिस तरह का हमारा उपयोग रहते हैं उस तरह के हम प्रो ट्रे यूज कर लेते हैं। प्रो ट्रे प्रोपलीन से बनी हुई विभिन्न कैविटी वाले ट्रे बाजार में आती हैं। सब्जी की नर्सरी लगाने के लिए 98 कैविटी यानी खाने वाली ट्रे का प्रयोग किया जाता है। ट्रे का प्रयोग 4-5 बार कर सकते हैं। आजकल फलों की पौध तैयार करने के लिए भी 21 बड़े खाने वाली प्रो ट्रे बाजार में मिलने लगी हैं, जिनका प्रयोग फलों की पौध तैयार करने के लिए कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो पौध हम लगाएंगे उसमें मीडिया का जो अनुपात रहता है वो क्या रहता है। तो अनुपात में हम किसान भाई अपने अपने सहूलियत के हिसाब से और उपलब्धता के आधार पर अलग अलग तरह के अनुपात काम में लेते हैं। तो हम बात करें कोकोपीट, जनरली किसान भाई कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करते हैं। परलाइट और वर्मी कोलाइट का जो प्रयोग करते हैं वो कम करते हैं क्योंकि ये थोड़ा महंगा होता है। कोकोपीट भूरे रंग का ये पदार्थ नारियल के रेशों में खनिज लवणों को मिलाकर कृत्रिम मिट्टी के तौर पर तैयार किया जाता है। ये अधिक जल ग्रहण व वायु संचार के कारण जड़ों का बेहतर विकास करता है। वर्मीकोलाइट यह एक माइका है जो कि हल्का वजन युक्त पदार्थ है। इसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम तत्व भी पाए जाते हैं। ये हल्के रंग का होता है। परलाइट इसका उपयोग वायु संचार व जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। परलाइट सफेद रंग का होता है जो अभ्रिक और एल्युमिनियम सिलिकेट चट्टानों के टुकड़ों को अधिक ताप पर तपाकर तैयार किया जाता है। इन तीन ही लवयुगों को 3:1:1 की मात्रा में मिलाकर मिश्रण तैयार करके ट्रे के खानों में भरते हैं तथा बाद में उंगलियों से हल्के गड्ढे बनाकर प्रत्येक गड्ढे में एक बीज बोया जाता है। बीज बोने के बाद वर्मीकोलाइट की पतली परत से इसे ढक दिया जाता है ताकि बीजों को अंकुरन के समय समुचित नमी मिलती रहे। वर्मीकोलाइट में नमी को अधिक समय तक बनाए रखने की क्षमता होती है। अंकुरन के बाद ट्रे ग्रीन हाउस में बेंच या जमीन से उठी क्यारियों के ऊपर रखी जाती है और बीजों के अंकुरन के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। यदि तापमान अंकुरन के अनुकूल है तो अंकुरन के 1 सप्ताह बाद सिंचाई जल के साथ आवश्यक मात्रा में मुख्य तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश और समस्त सूक्ष्म पोषक तत्वों को भी दिया जाता है। इस तकनीक से पौधे 25 से 30 दिन में रोपण के योग्य हो जाते हैं। आपका वेरी करेगा कि आपको किस तरह की पौधा हम ले रहे हैं। तो लगभग हम ये मानते हैं कि 10-12 पत्तियां इसमें आ जाती है तो वो पौध लगाने लायक हो जाती है। इसके पश्चात हम ये देखते हैं कि लगभग 6 से लेके और 10 सेंटीमीटर तक की हमारी पौध की हाइट हो जाती है। तब भी हम ये मान लेते हैं कि पौध हमारी स्थायी खेत में लगाने लायक हो गई। और प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स जो संरक्षित जो क्षेत्र होता है वहाँ हम पौध तैयार करते हैं तो हमारी पौध जल्दी तैयार हो जाती है। सब्जियों की पौध तैयार होने के बाद इसे मुख्य खेत में स्थानांतरण करने से 2-3 दिन पहले सिंचाई करना बंद कर दें ताकि पौधों में कठोरता आ जाए। पौधों को सावधानी से प्लग के बाहर इस तरह निकालें कि
हाथ के अंगूठे एवं उंगलियों के हल्के दबाव से खींचते हुए मृदा रहित मिश्रण का ढेला जड़ क्षेत्र सहित बाहर आ जाए और खेत में लगाते समय पौध को दबाकर लगाएं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। घड़ी स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से तुरंत कोरोना जांचों की संख्या बढ़ाने को कहा है। देश में पिछले 24 घंटे में 2,38,000 नए केस सामने आए। कुल एक्टिव केस की संख्या 17 लाख से ज्यादा हो गई। वडोदरा में कोरोना की तीसरी लहर जानलेवा होती जा रही है। बीते 24 घंटे में पहली बार 9 लोगों की कोरोना से मौत हुई, वहीं 9,711 लोग संक्रमित पाए गए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। कटहल को सब्जी और फल में प्रयोग किया जाता है और जो किसान कटहल की बागवानी किए हैं उन किसानों को कटहल के बाग से अधिक फलों की प्राप्ति के लिए कुछ कार्यों को करना जरूरी है। तो इस समय कटहल के बाग में कौन कौन से जरूरी कार्य करें, आइए जानते हैं डॉक्टर प्रतिभा से। बाग प्रबंधन करने के लिए जो है बागों की अच्छी जुताई करनी चाहिए। जो बाग में खरपतवार हो रही है उसको निराकरण करना चाहिए और साथ ही पेड़ों के प्रत्येक थाले पे पेड़ों की सफाई करनी चाहिए, थाले की सफाई करनी चाहिए और साथ में पेड़ों की कटाई छटाई भी करनी चाहिए। कटाई छटाई करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि इससे पेड़ों को मजबूती मिलती है और साथ में आने वाली जो फलत है, अगले साल जो आने वाली फलत है उसको फलों की गुणवत्ता अच्छी होती है और अधिक उपज प्राप्त होती है। अब साथ ही मैं आपको बताऊं कि पोषण तत्व प्रबंधन हमें कटहल में कैसा करना चाहिए। इसके उपयोग के लिए जो प्रथम वर्ष में जब हम पहले साल पेड़ लगाएंगे तो उसमें प्रथम वर्ष में 10 किलो अच्छी गोबर की सड़ी खाद, उसके साथ 250 ग्राम अमोनियम सल्फेट जो नाइट्रोजन का स्रोत होता है, 250 ग्राम अमोनियम सल्फेट, 200 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट जो फास्फोरस का स्रोत है और 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश जो पोटेशियम का स्रोत है। इसका प्रयोग प्रति वर्ष करना चाहिए। किसान भाइयों, नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति के लिए अमोनियम सल्फेट या यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं और फास्फोरस तत्व की पूर्ति के लिए एसएसपी या DAP उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं और इसी मात्रा को हम इसी के साथ दुगना तिगुना चौगुना करते जाते हैं और ऐसा करते हुए 10 वर्षों तक इसी मात्रा को 10 गुनी करते जाएंगे। यानी 10वें वर्ष जो हम प्रयोग करेंगे वो 100 किलो गोबर की सड़ी खाद और साथ में हम प्रयोग करेंगे 2.5 किलो अमोनियम सल्फेट जो नाइट्रोजन का स्रोत होगा और 2 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट जो कि फास्फोरस का स्रोत होगा और साथ 1 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश जो कि पोटेशियम का स्रोत होगा। वो हमें प्रति वृक्ष एक पेड़ के साथ यानी 10वें वर्ष में हमें इस तरीके से प्रयोग करना है। और खाद को प्रयोग करने की जो समय है वो गोबर की जो सड़ी खाद है और फास्फोरस और पोटाश इसको हम प्रयोग करते हैं दिसंबर जनवरी माह में। और जो नाइट्रोजन की मात्रा है, नाइट्रोजन को 2 स्प्लिट डोजेज में 2 विभाजित मात्रा में दिया जाता है। एक मात्रा जो है आधी मात्रा फरवरी मार्च में दी जाती है और एक आधी मात्रा अप्रैल माह में दी जाती है। इस प्रकार से प्रयोग करने से हमें प्रत्येक वर्ष वृक्ष से बहुत अच्छी फलों का उत्पादन होगा, साथ में फलों की गुणवत्ता भी बहुत अधिक होगी।
खाद उर्वरकों से सही मात्रा में पोषक तत्व पौधों को मिल सके, इसके लिए खाद उर्वरकों के प्रयोग में सावधानी रखें। अगर पूर्ण विकसित पौधा है तो मुख्य तने से 1 से 2 मीटर दूरी पर गोलाई में 25 से 30 सेंटीमीटर की गहराई पर खाद उर्वरक दें। यदि पौधे छोटे हैं तो मुख्य तने के पास प्रयोग करें। आपने देखा होगा कि कटहल के बाग में फल लगने के बाद फल गिरने लगते हैं या फटने लगते हैं। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए उचित समय पर सिंचाई करते रहें, लेकिन सिंचाई के समय एक बात का ध्यान जरूर दें कि जिस समय बाग में फूल आ रहे हों उस समय सिंचाई नहीं करें, फल बनने के बाद ही सिंचाई करें। साथ ही सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी छिड़काव करें। आमतौर पे कटहल में देखा गया है कि इसमें बोरॉन की कमी पाई जाती है। जब हम फलों को काट कर देखेंगे तो उसमें फलों का जो गूदे वाला भाग है वहाँ पर फल भूरे पड़ने लगते हैं, साथ में काले हो जाते हैं और फल फटने की भी समस्या आती है। इस समस्या को दूर करने के लिए हम पेड़ों में 0.6 से लेकर 0.8% का पानी के साथ घोल बनाकर बोरैक्स का पर्णीय छिड़काव किया जाता है। ये छिड़काव हमें फरवरी मार्च में जब फल बनने शुरू हो जाते हैं उस टाइम पे करना है और दूसरा छिड़काव उसके 20 से 25 दिन के बाद करना है। ये हम 2 से 3 छिड़काव फल बनने के टाइम पे करेंगे तो इससे बोरॉन की कमी दूर हो सकती है। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान। आज की निशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव जखोरा जिला कोटा के किसान दीपेश कुमार ने। आप सरसों की फसल में माहू कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं तो दीपेश कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अभी खेत में सरसों की फसल बहुत बढ़िया से लहलहाना शुरू हो रहा है, लहलहा गई है, लग गया है। इसमें सरसों में जो है माहू कीट का प्रकोप, जिसको कहीं लाही कहीं माहू इत्यादि कहते हैं, इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है और प्रमुख रूप से इसी कीट का जो है आक्रमण सबसे ज़्यादा पाया जाता है। माहू कीट जो है वो सभी अवस्था में इसको नुकसान पहुंचाता है, आक्रमण करता है और माहू कीट का जो है शिशु और वयस्क दोनों ही इसको नुकसान पहुंचाते हैं और ये नवंबर से लेके मार्च माह तक इस फसल को आक्रमण करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। माहू कीट का प्रकोप फसल में अधिकतर फूल आने के बाद मौसम में नमी और बादल होने पर होता है। ये कीट हरे, काले एवं पीले रंग का होता है और पौधे के विभिन्न कोमल भागों जैसे पत्तियों, शाखाओं, फूलों व फलियों का रस चूसकर नुकसान पहुंचाता है। अब क्या है कि ये जो माहू कीट है वो सरसों में रस को चूसता है। फूल वाले अवस्था में माहू कीट का प्रकोप हो जाए तो फूल को इतना चूसते हैं उसका कि वो फूल बर्बाद हो जाता है और फूल अच्छा से पनप नहीं पाता है, जिससे कि दाना नहीं बन पाता है। अगर दाने वाले अवस्था में ये चूसना शुरू कर दे तो अंदर में दाना नहीं बनता है। अब रही बात इसकी नियंत्रण की, तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले तो हम लोग इसके कीट रोधी, माहू रोधी किस्म जो है जो उपलब्ध है वो लगाएंगे। दूसरा, उससे भी पहले हमें कोशिश करना है कि अक्टूबर माह तक हमारा जो सरसों लगाने का है वो प्रक्रिया ख़त्म कर देना है, लगा लेना है। अक्टूबर माह के 15 के बाद ही अगर जो लगता है वो उसमें माहू कीट का प्रकोप पाया जाता है, देखा जाता है औसतन। इस कीट को नियंत्रण करने के लिए इमडा क्लोरोप्रीड की 1 मिलीमीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 सप्ताह के अंतराल पर 2 छिड़काव करना चाहिए। माहू कीट का प्रकोप जब दिखने लगे तो संभव हो तो आप उसको कीट को जहाँ मिले उसको डंटियों को तोड़ के किसी जगह पे जमा कर लें और उसके बाद उसको कहीं गाड़ दें।
तो इसका नियंत्रण हो जाएगा, माहू कीट से नियंत्रित हो जाएगा। एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के भाव पर।